हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस मेनिया। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और आप लोगों की भारी डिमांड पर असिस्टेंट कमांडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स की सीरीज में अगली वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूं। मतलब इतनी भारी डिमांड भी नहीं थी, एक दो लोगों ने ही कहा था, लेकिन फिर भी मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करेंगे कुछ मिसलिनियस करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के बारे में। अफगानिस्तान सेंट्रिक ये एक मीटिंग जिसमें कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, उसके क्या आउटकम है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में बात करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग के बारे में। तेलिया रुमाल और सुहाई खोरवार पेंटिंग को अभी अभी जीआई टैग मिला है। साथ ही में बात करेंगे बुकर प्राइज 2020 के बारे में। लास्ट ईयर बुकर प्राइज को मर्ज कर दिया गया था, यानी बुकर मैककॉनल प्राइज और मैन बुकर प्राइज इन दोनों को मर्ज करके सिर्फ बुकर प्राइज बना दिया गया है। देखेंगे इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है। साथ ही में बात करेंगे ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में, क्या इशू है, अभी क्या डेवलपमेंट हुआ है और वे फॉरवर्ड क्या है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही में बात करेंगे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्यों नीचे चला गया है 6 स्थान, और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल अपने एसेज में कर सकते हैं। साथ ही में जाते जाते बात करेंगे डिफेंस एक्सरसाइजेज के बारे में। डिफेंस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 2021 और डिफेंस एक्सरसाइज दस्तलिक 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के बारे में। इंडिया अटेंडेड द 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर होने वाले इस्तांबुल प्रोसेस की एक मीटिंग, जिसे हार्ट ऑफ एशिया भी कहते हैं, इंडिया ने उसकी 9वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, इसीलिए न्यूज में है। ये मीटिंग कहां पे हुई? दुशानबे ताजिकिस्तान में। अब ये नक्शा देखो, तुम्हें यह बताना है कि ये नक्शा किसका है। दुशानबे ताजिकिस्तान का है, तुर्की का है, अफगानिस्तान का है या किसी और देश का है? नीचे कमेंट करके मुझे बताना। इंडियाज स्टैंड डबल पीस। इंडिया का स्टैंड यहाँ की मीटिंग में, यानी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात कही डबल पीस की। डबल पीस से उनका मतलब था पीस विद इन अफगानिस्तान एंड पीस आउट, पीस विद इन अफगानिस्तान एंड पीस अराउंड अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के अंदर शांति होनी चाहिए, साथ ही में अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में भी शांति होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में यदि शांति होगी तो अफगानिस्तान का डेवलपमेंट होगा और भारत में भी शांति बनी रहेगी। साथ ही में अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, यदि उनमें भी शांति बनी रहेगी तो वो भी डेवलप करेंगे और साथ में इंडिया के लिए ये प्रोसेस काफी आसान होता जाएगा। द मीटिंग एड्रेसेस द शेयर्ड चैलेंजेस एंड इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड इट्स नेबरर्स। मीटिंग ने उन चैलेंजेस के बारे में बात की जो अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है और उसके पड़ोसियों के भी इंटरेस्ट में है। हार्ट ऑफ एशिया समिट वास्तविकता में होती क्या है? ये एक अफगानिस्तान सेंट्रिक रिजल्ट ओरिएंटेड रीजनल कोऑपरेशन की मीटिंग है, जिसमें यह बात की जाती है कि अफगानिस्तान की शांति को कैसे बनाया जा सकता है, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट से कैसे रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है, और इससे रिलेटेड बातचीत इस मीटिंग में होती है, जिसे हार्ट ऑफ एशिया की मीटिंग भी कहते हैं और इसे इस्तांबुल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ये शुरू हुई थी इस्तांबुल में। साथ ही में देख लेते हैं कि इंडिया ने अफगानिस्तान के रीजन में डेवलपमेंट और शांति के लिए कौन कौन से दूसरे प्रयास भी किए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं तापी गैस पाइपलाइन के बारे में। ये गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन भी कहते हैं। ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में एंटर करती है, फिर पाकिस्तान से होते हुए ये इंडिया में आती है। सभी लोगों को अपना अपना शेयर मिल जाता है। तुर्कमेनिस्तान के पास गैस का भंडार है जिसे वो इंडिया को ट्रांसफर करना चाह रहा था। इंडिया इस चीज को गैस पाइपलाइन के थ्रू मंगाता है और बीच में सभी पार्टनर्स शामिल होते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन करके उसका जो भी हिस्सा होता है गैस का वो ले लेते हैं। साथ ही में ईरान के पास चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है इंडिया। ईरान का ये सिर्फ इकलौता ओशनिक पोर्ट है। इंडिया ने इसको कनेक्ट किया है सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से रेल कनेक्टिविटी के द्वारा, यानी कि इंडिया सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के रीजन में पहुंचना चाहता है इसी रेल कनेक्टिविटी के द्वारा, और चाबहार पोर्ट वो लिंकेज है ईरान का जिससे कि इंडिया वहां तक पहुंचेगा। तुम्हें पता है कि सेंट्रल एशिया बहुत ही बड़ा लैंडलॉक्ड जगह है, वहां पे एक्सेसिबिलिटी बहुत ही मुश्किल होती है। इसी वजह से इंडिया वहां की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है ताकि वहां से जो हम बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं वो हम इंक्रीज कर लें। साथ ही में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन भी इंडिया ने किया है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है मिली शुरा। इसका डेवलपमेंट इंडिया ने किया है। अब आगे चलते हैं।
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। पिछले 1-2 सालों में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कई सारे हमारे वस्तुओं को मिला है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देख लेते हैं कौन सी चीजें कहां से बिलोंग करती हैं और रिसेंट में किन किन चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं तेलिया रुमाल क्लॉथ के बारे में। ये एक तरह का अंगोछा या रुमाल होती है जिसे तेलंगाना में इस्तेमाल किया जाता है। ये तेलंगाना की क्लॉथ रुमाल है या एक तरह का कपड़ा है जो कि इस तरह के ज्योमेट्रिकल पैटर्न से बनता है। इसे बनाया जाता है कॉम्प्लेक्स हैंडमेड वर्क के द्वारा। ये कॉटन लूम्ड क्लॉथ से बनता है। तो इसे टैग मिला है तेलंगाना का। हमें 2 बातें याद रखनी है। पहली ये कि तेलिया रुमाल क्लॉथ को जीआई टैग मिला है, दूसरा वो कहाँ की है, तेलंगाना की है। आगे बात करते हैं सुहाई खोरवार पेंटिंग के बारे में। ये झारखंड की पेंटिंग है। ये कलरफुल म्यूरल पेंटिंग होती है। म्यूरल पेंटिंग का मतलब होता है कि गीली दीवार पे की गई चित्रकारी। ये रंग बिरंगी पेंटिंग होती है और अक्सर इसे बनाया जाता है शादियों के दौरान या हार्वेस्ट सीजन के दौरान। यहाँ पे तुम ये पेंटिंग देख सकते हो। घर की दीवारों पे बनने वाली ये पेंटिंग है। आगे बात करते हैं ब्लैक राइस के बारे में। मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग दे दिया गया है। ये ब्लैक राइस बहुत ही सूटेबल है। कभी डेजर्ट में यानी मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, पोरेज यानी कि दलिया में, या इसका हलवा या लपसी बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। टेराकोटा आर्ट या टेराकोटा स्कल्पचर जो कि गोरखपुर की पहचान है उत्तर प्रदेश में, उसे भी जीआई टैग दे दिया गया है। ये स्कल्पचर अर्थवेयर यानी मिट्टी के बने होते हैं और सिरेमिक के क्राफ्ट होते हैं, यानी कि इन्हें गर्मा करके ढाला जाता है भट्ठी में। और टेराकोटा आर्ट या स्कल्पचर को गोरखपुर के जीआई टैग दिया गया है। अब आगे चलते हैं, बुकर प्राइज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बुकर प्राइज को पहले बुकर मैकोनल प्राइज या मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता था, लेकिन 2020 में जब ये अवार्ड दिया गया तो इस दोनों को ही मर्ज कर दिया गया और अब ये सिर्फ बुकर प्राइज कहलाता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि इसमें मैन और मैकोनल ये सब चीजें जोड़ने की क्या जरूरत थी। जिन जिन स्पॉन्सर्स ने इस प्राइज को अपने फंडिंग के द्वारा चलाया वो सभी अपना नाम इसे देते गए, लेकिन 2020 में इसे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर दिया गया और अब इसे बुकर प्राइज के नाम से ही जाना जाता है। तो अब दुनिया में सिर्फ 2 बुकर प्राइज है। एक बुकर प्राइज है जो कि नॉर्मल बुकर प्राइज है और दूसरा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किसी नॉवेल को लिखने के लिए उस आइडिया को नॉवेल के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज कई बार ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है कि किसी अच्छी नॉवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, इसलिए भी दिया जाता है। तो ठीक है, बात करते हैं बुकर प्राइज 2020 के बारे में। डगलस स्टुअर्ट को ये बुकर प्राइज दिया गया है। यहाँ पे डगलस स्टुअर्ट हैं और इनकी जो बुक है शग्गी बेन बुक में बात की गई है एक नौजवान लड़के की और ड्रग्स की कहानी की। तमाम दूसरे तरीकों से ये ताना बाना बुनते हुए ये कहानी चलती है और इस बुक को बहुत ही लोगों ने पसंद किया। अभी इसे बुकर प्राइज मिला है 2020 में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है मैरिके लुकास रेवेनफील्ड को। इनको अपनी बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। ये आइसलैंडिक कंट्रीज की हैं, इसीलिए इनका प्रोनाउंसिएशन काफी टफ है। आयरलैंडिक कंट्रीज में जे को आई की तरह से प्रोनाउंस करते हैं और वी को एफ की तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इसीलिए इनका प्रोनाउंसिएशन काफी टफ है। इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन काफी टफ है। तो खैर, हमें 2-3 बातें जो याद रखनी है बुकर प्राइज से। पहला तो डगलस स्टुअर्ट को मिला है शग्गी बेन के लिए, और दूसरा द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को मिला है मैरिके लुकास को। अब आगे चलते हैं, ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस। पिछले 23 सालों से चल रही ये क्राइसिस सभी गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बनी हुई थी। ऐसा क्या इशू था इस क्राइसिस में? सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि पिछले कई सालों से मिजोरम में रह रही ये ट्राइब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से त्रिपुरा और आसपास के कई सारे दूसरे स्टेट्स में जाकर के रह रही थी। अभी हाल में ही गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट किया है 4 पार्टियों को मिलाकर के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट और मिजोरम ब्रू डिस्प्लेसमेंट पीपल्स फोरम MBDPF। इन चारों लोगों ने मिल करके एक एग्रीमेंट किया है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक अच्छा खासा 600 करोड़ का फंड देगी। ये ब्रू और रियांग कम्युनिटी अपने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लगातार डिस्प्लेसमेंट के शिकार थे। एक्चुअली में ब्रू और रियांग कम्युनिटी एक ही कम्युनिटी का नाम है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनका जो होमलैंड था वो था त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम। त्रिपुरा में ये ट्राइब पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती थी
और इसे रिहेबिलिटेशन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। 2018 में भी गवर्नमेंट के साथ इस तरह के एग्रीमेंट हुए थे, लेकिन वो उतना सेटल या सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये एक क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट हुआ है जिसमें सेंट्रल 2 स्टेट और ब्रू के रिप्रेजेंटेटिव, जो कि यहाँ पे ये जो पीपल्स फोरम है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और लगभग 32,000 लोगों के परमानेंटली सेटल होने का बंदोबस्त किया गया है त्रिपुरा में। तो तुम्हें 2-3 बातें जो फैक्चुअल टर्म्स में याद रखनी है। पहला कि ये क्वाड्रिलेटरल एग्रीमेंट था। जो ब्रू रियांग कम्युनिटी है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से माइग्रेट कर रही थी। तीसरा कि ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं त्रिपुरा में, लेकिन अब इन्हें त्रिपुरा में ही सेटल किया जाएगा। यहाँ पे तुम देखो मिजोरम में नहीं, त्रिपुरा में सेटल किया जाएगा इन्हें। और साथ ही में अब जो इनका होमलैंड होगा वो होगा त्रिपुरा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 लॉन्च किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इंडिया इसमें 6 रैंक नीचे जा चुका है और अब इसकी रैंक है 86th 180 कंट्रीज के बीच में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो कि बर्लिन और जर्मनी बेस्ड है। ये साल में कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंडेक्सेस पब्लिश करती है, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और दूसरा इंडेक्स है ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स। ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स में 6 स्थान इंडिया के नीचे खिसकने के कई सारे कारण हैं। जैसे चाय खराब हो जाए तो चाय खराब होने की वजह होती है कि चाय में चाय पत्ती या दूसरे और अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग लगातार सुधर नहीं रही है, या सुधर भी रही है तो उतना सिग्निफिकेंटली नहीं सुधर रही है। उसकी वजह एक्चुअली में इसके इंग्रेडिएंट्स में है या इसके फ्रेमवर्क में है। क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहली दिक्कत तो ये आ रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इंडेक्सेस या जो पैरामीटर्स का इस्तेमाल करता है करप्शन को किसी देश में मेजर करने के लिए, वो पैरामीटर्स ही गलत हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिर्फ बिजनेस क्लास से ये पूछता है कि आपको कितनी घूस या कितना ब्राइबरी या कितना करप्शन का सामना करना पड़ा जब आप बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे तब। लेकिन ये मिडिल क्लास या पॉपुलेशन से नहीं पूछता है कि कितना आपको दिक्कतें झेलनी पड़ी वहां पे सिस्टम में। तो पहले पैरामीटर तो ये। दूसरा पैरामीटर ये कि जब भी कभी कोई बड़ी कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी या गवर्नमेंट को घूस देती है अपना काम करने के लिए, तो ये बड़ी कंपनियों से भी पूछते हैं कि आपको किन किन देशों में या किन किन जगहों पे घूस देना पड़ा। और ऐसा होने की वजह से वो कंपनियां अक्सर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनका नाम देती हैं कि हमको यहाँ पे घूस देना पड़ा। लेकिन करप्शन एक्चुअली में दोनों पार्ट पे ही गलत होता है, यानी कि जो दे रहा है वो भी गलत है, साथ में जो ले रहा है वो भी गलत है। तो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज का ही नाम बार बार क्यों आता है? उन कंपनीज को क्यों नहीं बताते ये लोग जो कंपनीज डिस्क्लोज करती हैं कि हमने यहाँ पे घूस दी या यहाँ पे करप्शन का सहारा लिया? तो इस तरह की बातें या इस तरह का पैरामीटर्स होने की वजह से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग नहीं सुधर रही है। और साथ में ही यहाँ पे एक कल्चर है, इंडिया में एक कल्चर है कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी बिजनेस एसोसिएशन या कोई भी अगर जो शहर का भी बिजनेसमैन हो, छोटा मोटा ही सही, तो वो त्योहार पे या किसी दूसरे उत्सव पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, उनको गिफ्ट या छोटी मोटी कुछ मिठाइयाँ देते रहते हैं। दिक्कत ये है कि उनका इंटेंशन ये नहीं होता है कि उसके बदले उन्हें कुछ बेनिफिट चाहिए, लेकिन कई बार कई जगहों पे ऐसा कल्चर स्थापित हो जाता है। जैसे अगर जो कोई आईएएस ऑफिसर या कोई एक बड़ा ऑफिसर किसी गांव में जा करके लोगों की मदद कर दे, तो लोग उसको अपना स्नेह दिखाने के लिए, अपना अफेक्शन दिखाने के लिए उसके घर ले जा करके सब्जियां और तमाम दूसरी चीजें जा करके देते हैं। और इसे भी अगर जो करप्शन में गिना जाने लगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत आती है। और यही वजह है कि इंडिया की परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग सुधर नहीं रही है। अब देख लेते हैं टॉप परफॉर्मर्स कौन कौन हैं। सबसे पहले तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड आते हैं जो कि 88 पॉइंट के साथ नंबर 1 की पोजीशन पे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं फिनलैंड और सिंगापुर, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जो कि 85 पॉइंट्स के साथ दूसरे रैंक पे हैं। अब इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग को एसए में कैसे लिंकेज करना है इसको भी देखते चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी करप्शन को घटाने के बारे में बात करी है। तो जब भी कभी एसए लिखने के लिए आए करप्शन के, तो हम एसडीजी के गोल को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एसेज में कि हम अगर जो करप्शन को घटाएंगे तो एसडीजी को भी हम घटा पाएंगे।
साथ ही में हम सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच की भी बात कर सकते हैं करप्शन में, कि गवर्नमेंट को रिलेवेंट डाटा पब्लिश करना चाहिए, यानी कि आरटीआई को ऑटोमेटिक कर देना चाहिए। साथ ही में इंफॉर्मेशन जो है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए, जिससे कि पब्लिक खुद जाकर के देखे और ये पता लगा सके कि यहाँ पे करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बड़े बड़े ग्रांट्स, बड़े बड़े जो ठेके होते हैं, उन सभी की जो डाटा होते हैं उनको पब्लिक डोमेन में, पब्लिक पोर्टल पे डाल दिया जाना चाहिए। इस तरह के सोल्यूशन बेस्ड अप्रोचेज का इस्तेमाल करके हम लोग एसए में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के बारे में बात करते हैं, जो यूएई में हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स IAF इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 होस्टेड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट एयरफोर्स। तो सबसे पहले डेजर्ट फ्लैग से क्या समझते हैं? डेजर्ट में फ्लैग है, यानी कि यूएई में डेजर्ट आ गया, और फ्लैग से हमें याद रखना है कि वो हवा में है, हवा में लहरा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ इंडिया की एक्सरसाइज है। सबसे पहली बार इंडिया ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। लोकेशन की बात करें तो ये अल दाफरा यूएई एयरबेस में हुआ है। इंडिया यूएई इससे पहले भी दूसरी एक्सरसाइज करते रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है इंडिया यूएई बाईलैटरल एक्सरसाइज या इन यूएई बाईलैट, जिसे नवल एक्सरसाइज कहते हैं। फिर डेजर्ट ईगल एक्सरसाइज होती थी, जो कि एयरफोर्स की होती थी। लेकिन अब पहली बार डेजर्ट फ्लैग में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए ये न्यूज में है। इट्स एन एनुअल मल्टी नेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय यूएई एयरफोर्स। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे? तो यूएई, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया और बहरीन, ये सभी देश यहां पे पार्टिसिपेट किए थे। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज दस्तलिक 2। इंडिया उज्बेकिस्तान की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज दस्तलिक 2। इस एक्सरसाइज का एम होता है काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म का। इसकी लोकेशन इस बार थी चौभटिया उत्तराखंड में, और दस्तलिक का मतलब होता है यहां पढ़ो क्या। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। आपका हमारा दस्तलिक बना रहे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ गुड डे। साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। बाय।